नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान के अंदर अभी फिलहाल हालत यह है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो काफी हद तक ठंडे पड़ चुके हैं। ट्रंप का एक बयान आज सुबह से चलाया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार है, लेकिन वो बयान क्या है? उस बयान का जब वीडियो ढूंढकर मैंने देखा तो दरअसल ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ट्रंप ये तो नहीं कहेंगे कि बातचीत का पैगाम हमने भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है और अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ट्रंप जो है बेसिकली अब ईरान से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। अटैक का मामला इजराइल के अखबारों में पूरा फैला हुआ है कि अटैक के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हीं अखबारों में कभी कभी गलती से सच छप जाता है। तो वो सच क्या है? वो सच ये है कि पेंटागन ने, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने ट्रंप से कहा है कि अभी हमले के लिए, ईरान पर हमले के लिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वक्त की जरूरत है। ईरान कोई अर्जेंटीना नहीं है, ईरान कोई निकारागुआ नहीं है, ईरान कोई छोटा सा मुल्क नहीं है जहां आप जाएंगे और बम गिरा देंगे। ईरान वेनेजुएला भी नहीं है जहां से आप मादुरो को उठाकर लेते आएंगे। ईरान से जंग का मतलब है कि हमारा भी जबरदस्त नुकसान होगा। ईरान अमेरिका पर बम नहीं गिरा सकता, लेकिन अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, उनका जबरदस्त नुकसान होगा और इसीलिए ईरान पर हमले के लिए काफी तैयारी की जरूरत है। तो नेतन्याहू पहले ही ठंडे पड़ चुके थे, रशिया के माध्यम से मैसेज भिजवाया था ईरान को कि नहीं नहीं, हम हमला नहीं करेंगे। और ट्रंप भी अब बातचीत की बात कर रहे हैं। तो एक बात तो आप बिल्कुल जान लीजिए, चाहे हिंदुस्तानी अखबार अमेरिकी और इजरायली अखबारों की नकल करके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपसे कुछ भी बताएं, हकीकत यह है कि ईरान के अंदर फिलहाल खामनेई का जो शासन है वो अभी चलने वाला है, वहां कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला है। जहां तक जुलूसों की बात है तो अब सब मानने लगे हैं कि जुलूस ठंडे पड़ चुके हैं। कल रात को कोई बड़ा जुलूस नहीं निकला, कहीं कहीं 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई बड़ा जुलूस नहीं निकला। इसके उलट जो अपील की गई थी कि ईरान की जो सरकार है उसके समर्थन में लोग सड़कों पर आए, तो इस्फहान से लेकर कुम तक और ईरान के अलग अलग इलाकों में, यज़्द में और भी बहुत सारे इलाकों में जबरदस्त जुलूस निकले हैं, जिसमें लाखों लोग सड़क पर आए हैं ये कहते हुए कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। मीडिया ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि हमें अपनी सरकार से शिकायत हो सकती है। और देखिए, पेजेश्कियन पहले दिन से कह रहे हैं, खामनेई पहले दिन से कह रहे हैं कि शिकायत जायज है। अगर महंगाई बढ़ी हुई है, अगर लोग परेशान हैं, तो उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है। लेकिन वो कतई नहीं चाहते कि इजराइल या अमेरिका का कब्जा ईरान के ऊपर हो। और आप देखिए, अब तो इतने सबूत आ चुके हैं इस बात के कि जो पूरा का पूरा एक एहतजाज वहां बताया जा रहा था वो अमेरिका और इजराइल द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इजराइल के अखबार ने छाप दिया कि मोसाद ये सारी कोशिश कर रहा है। मोसाद के जो पर्शियन हैंडल है उससे आ गया। अमेरिका के अखबारों में छप गया। पॉम्पेई ने बोल दिया, जो एक्स CIA चीफ है, कि हमारे मोसाद के लोग वहां पर हैं। तो अब ये चीजें इतनी क्लियर हो चुकी हैं कि सब जानते हैं कि वहां विरोध की जो कोशिश हो रही थी, सरकार पलटने की जो कोशिश हो रही थी, वो ईरान के अंदर से नहीं हो रही थी, ईरान के बाहर से हो रही थी। मैं आपसे एक सवाल पिछली बार भी पूछा था मैंने, फिर आपसे पूछता हूं। आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई एहतजाज हो जाए और मैं कहूं कि यहां की जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, हिंदू अगर कोई एहतजाज शुरू करते हैं, कोई आंदोलन शुरू करते हैं, कोई विरोध शुरू करते हैं, तो क्या मंदिरों पर कोई हमला होगा? क्या यह मुमकिन है कि भारत के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन हो और उसमें हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन में मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाए? ईरान में तस्नीम न्यूज एजेंसी ने 50 से ज्यादा मस्जिदों की तस्वीरें शाया की हैं जिनमें नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ किया गया। यानी ये लोग मस्जिदों के अंदर घुसे, तोड़फोड़ किया, आग लगाने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि ये कोई हो सकते हैं, ईरानी तो नहीं हो सकते। ईरानी अपने मसाजिद में आग क्यों लगाएगा? ईरान के लोगों को अगर सरकार से कोई शिकायत है तो वो मस्जिद में आग क्यों लगाएंगे? जाहिर है कि कोशिश ये थी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, मस्जिदों में आग लगाई जाए। उधर से भी पत्थर चले, इधर से भी पत्थर चले। लोगों के पास बंदूकें थी, हथियार थे, बम थे, और ये सारा कुछ मोसाद और CIA ने अवेलेबल कराया है। तो बहुत सीधा सा मामला है कि ईरान की आवाम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि हमारे यहां
जो महंगाई बढ़ी, जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई, उसका फायदा उठाकर तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए ये लोग तख्ता पलट की कोशिश में किस कदर नंगे हो जाते हैं। ब्रिटेन में लंदन में एक जुलूस निकला, यह शाह के समर्थकों का जुलूस निकला, शाह रजा पहलवी के समर्थकों का जुलूस निकला। चलिए निकला, कोई बात नहीं। अब इसमें शाह का ईरानी झंडा होता जिसमें शेर बना है, वो तो अच्छा लगता, चलो ठीक है भाई, विरोध का अधिकार सबको है। लेकिन शाह के झंडों के साथ इस जुलूस को देखिए जिसमें इजराइल के झंडे फहरा रहे हैं। आप बताइए, ईरान में शाह रजा पहलवी की सत्ता बनाने की बात की जा रही है, ईरान के रेजीम को पलटने की बात की जा रही है, और झंडे इजराइल के हैं। तो क्या यह खेल इतना मुश्किल है समझना? बड़ी आसानी से समझ में आता है। और खासतौर पर वहां का जो हैकिंग ग्रुप है हंडाला, उसने जिस तरह से 500 से ज्यादा मोसाद के एजेंट्स की सारी डिटेल लीक की, जिस तरह से वहां पर मोसाद के एजेंट लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे यह बिल्कुल साफ है कि इजराइल के भी हौसले पस्त हो रहे हैं। उसको पता है कि ईरान में इस तरह से तख्ता पलट नहीं किया जा सकता। दरअसल इजराइल ने इस बार दूसरी टेक्निक अपनाई थी। 12 रोजा जंग के दौरान उसका सोच यह था, वो ऐसा करना चाहता था कि पहले जंग हो, ईरान कमजोर हो, और उसके बाद ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट हैं वो वहां पर विद्रोह करा दें और तख्ता पलट हो जाए। वो तो मुमकिन हुआ नहीं। 12 रोजा जंग में इजराइल का कितना नुकसान हुआ है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ईरानी बटने की जगह और ज्यादा एक साथ खड़े हो गए, यह भी आप जानते हैं। तो इस बार नया खेल रचा गया कि पहले एहतिजाज हो, पहले आंदोलन हो, पहले विरोध हो, और उसके बाद इजराइल अटैक करे। लेकिन इस बार भी अपने गेम में ऐसा लगता है कि इजराइल बुरी तरह से फेल हुआ है। और पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को जानता है कि अमेरिका और इजराइल कहीं शांति स्थापित नहीं करते। जहां अमेरिका और इजराइल के कदम पड़ते हैं वहां कभी अमन व अमान नहीं आता। एग्जाम्पल इराक है, एग्जाम्पल लीबिया है। इराक में जब सद्दाम हुसैन को मारा गया था तो यही कहा गया था कि वहां अमन व अमान होगा। क्या हुआ? क्या कुर्दों को अपनी जमीन मिल गई? क्या इराक में अमन व अमान हो गया? नहीं, इराक तबाहो बर्बाद है। 7 साल 8 साल वहां पे गृह युद्ध चला, सिविल वार चला, मिला क्या? कुछ नहीं, सिवाय तबाही और बर्बादी के। फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ इजराइल का, जिसका एक बड़ा दुश्मन खामोश हो गया, और अमेरिका का, जिसने गेहूं लूटा और तेल लूटा। यही हुआ लीबिया में। लीबिया में गद्दाफी के बारे में आप चाहे जो भी कहें, लेकिन यह तो हकीकत है ना कि गद्दाफी के जमाने में पेट्रोल पानी से सस्ता था। गद्दाफी के जमाने में एजुकेशन घर घर पहुंचा था। गद्दाफी के जमाने में कोई भूखा नहीं सोता था। यहां तक तो लीबिया पहुंचा था। लेकिन गद्दाफी को मारने के बाद क्या हुआ? लगातार गृह युद्ध, लगातार लूट, और आज लीबिया दुनिया के सबसे बर्बाद देशों में से है। यह बात ईरानी अच्छी तरह से जानते हैं, और ईरानियों के अलावा मिडिल ईस्ट के लोग भी जानते हैं। इसीलिए टर्की के अंदर, जो कभी ट्रेडिशनली ईरान का बड़ा दोस्त नहीं रहा, वहां पर शाह रजा पहलवी के कुछ समर्थकों ने ईरान के खिलाफ, ईरान की जो अभी की सत्ता है उसके खिलाफ एक जुलूस निकालने की कोशिश की। तो टर्की के लोग जमीन पर उतर आए, और टर्की के लोगों ने शाह को ज़ायनिस्ट कहा और उस जुलूस को निकलने नहीं दिया। आप सोचिए, अगर यह टर्की में हो रहा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे इजराइल की सारी साजिशों को समझ रहा है। आधी साजिशें तो सऊदी अरबिया अपने तरीके से खत्म कर रहा है, यमन में खत्म किया, सूडान में खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सोमालीलैंड को मान्यता देकर जो खेल इजराइल खेलना चाहता था, उसके खिलाफ पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा हो गया सऊदी अरबिया के नेतृत्व में। और बाकी जो खेल है वो ईरान वक्त आने पर निपटा देगा, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इजराइल के पांव मिडिल ईस्ट में ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि इजराइल के पांव मिडिल ईस्ट में है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। लैटिन अमेरिका, जहां वेनेजुएला वाला कांड हुआ है, मादुरो को उठाया गया है, वो तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं? अर्जेंटीना का राष्ट्रपति है मिलेई, और मिलेई को राष्ट्रपति बनाया है ट्रंप ने। बनाया है जब मैं कह रहा हूं तो समझिए कि पैसा रुपया हर तरह का सपोर्ट देकर उसको इलेक्शन जितवाया गया। मिलेई की कुछ तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। इजराइल जाता है तो वो जो दीवार है उस पे सर पटक के कैसे रोता है मिलेई, कैसे जब बैठता है तो उसके पीछे इजराइल के झंडे लगे होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और मिलेई वो आदमी है जिसने लगातार इजराइल का सपोर्ट किया है, लगातार वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अब उसी अर्जेंटीना में पेंटागोनिया नाम की एक जगह है। पेंटागोनिया में जंगल हैं, बहुत पुराने जंगल हैं, जमीनें हैं। 1 महीने पहले मिलेई के प्रशासन ने यह घोषणा की कि पेंटागोनिया में जमीन खरीदने का जो अधिकार है, हक जो है, वो विदेशियों को भी दिया जाएगा। आमतौर पे किसी भी मुल्क में जमीन
उसी मुल्क के लोग खरीद सकते हैं, लेकिन पेंटागोनिया में यह कहा गया कि दूसरे मुल्क के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले पेंटागोनिया के जंगलों में आग लग गई। आरोप यह लगाया गया कि इजराइल के कुछ सैनिक जो वहां टूरिस्ट बनकर गए थे, उन्होंने वो आग लगाई है। अब इसके बाद आग इसलिए लगाई गई ताकि जमीन खाली हो जाए और इजराइल अपने तरीके से वहां पर जमीन खरीदकर बस्तियां बसा सके, यानी वहां भी मिनी इजराइल बनाने की कोशिश है। और इसके खिलाफ अर्जेंटीना के लोग लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं और मिलई की कुर्सी हिली हुई है। तो हमारे यहां एक कहावत कहते हैं कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। जहां जहां पैर पड़े इजराइल के, वहां वहां बंटा धार तय है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे दूसरे वो मुल्क हो जहां पर इजराइल धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल ग्रीस है, कभी उस पर भी बात कर लेंगे। आप सोच के देखिए कि ईरान के अंदर एक 3 साल की बच्ची को मार दिया गया। कौन सा ऐसा एहतिजाज होता है जिसमें एक नर्स को जला दिया जाता है, एक 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, जिसकी मुखालिफत करते हुए हजारों लोग सड़क पे आए और ये जो विदेशी हैं, आतंकवादी हैं, जो ईरान को तोड़ना चाहते हैं, इनके खिलाफ जुलूस निकाला। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि बाहर से जो दुष्प्रचार हो रहा है वो वहां पर ना पहुंचे, अफवाह वहां पे ना पहुंचे, और जो राइटर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो सके। ये तो दुनिया के सारे मुल्क करते हैं। तो मस्क साहब पहुंच गए स्टार लिंक लेके। सोचिए कितनी मोहब्बत है कि स्टार लिंक लेके पहुंच गए कि जो एहतजाज कर रहे हैं वहां पर, जो सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, वो इंटरनेट से जुड़े रहें। उनको नहीं पता था कि आईटी सेक्टर में भी ईरान कितना आगे बढ़ा हुआ है। ईरान ने दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने स्टार लिंक को ब्लॉक कर दिया। ईरान में औरतों के हालात को लेकर लगातार बात होती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा बता देता हूं। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स एक बनता है कि किस मुल्क में औरतें कितनी शांति से रह सकती हैं। भारत इसमें 131 नंबर पे है और ईरान हमसे पहले 128वें नंबर पे है। बाकी डिटेल्स भी मैं आपको बता सकता हूं, बताता रहता हूं, लेकिन अभी फिलहाल यह खबर सबसे बड़ी है कि ईरान के अंदर इजराइल की साजिश लगभग पूरी तरह से फेल होती जा रही। फिलहाल यह तय बात है कि ईरान में अभी रेजीम चेंज होने नहीं जा रहा है। आगे जैसी जैसी जो अपडेट्स होंगी वो हम लगातार बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, यह हमें बहुत ताकत देती है। आप इस कोड को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड को, उसको स्कैन कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जो हमने लिंक दिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजें। यह सब इसलिए जरूरी है कि इससे हमें वो ताकत मिलती है कि हम वो सच कह पाते हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।